Hello students, welcome to online classes of BA Honours Part 2. Students, I am Dr. Gayatri Yadav, Associate Professor in Geography in BSR Government Arts College, Alwar. We are doing Political Geography, that is the fifth paper of BA Honours Part 2. And today we are starting a new topic, that is socio-cultural elements in political geography. And the element that we are discussing today in this part 1 is language, a cultural factor. तो आज का टॉपिक है राजनीतिक भूगोल में सामाजिक सांस्कृतिक तत्व, और आज जो हम सामाजिक सांस्कृतिक तत्व डिटेल में कर रहे हैं वह है भाषा, एक सांस्कृतिक तत्व। आप सभी इस बात को जानते हैं कि इंडिया के अंदर बहुत सारी भाषाएं बोली जाती हैं। इंडिया में 22 भाषाओं को देश की भाषाओं की मान्यता प्राप्त है, और उसके अलावा यदि हम भारत की भाषाओं के ऊपर एक नज़र डालें तो भारत में बहुत सी भाषाएं और हजारों बोलियां बोली जाती हैं। इस एक तत्व में भारत में हमको बहुत अधिक वैरायटी, या जिसको हम कह सकते हैं बहुत अधिक डाइवर्सिटी देखने को मिलती है। कई बार उत्तरी भारत जो कि हिंदी भाषा से बंधा हुआ है, और दक्षिणी भारत जिसमें कि 4 मुख्य भाषाएं बोली जाती हैं, तमिल, तेलुगु, मलयालम आदि, इनमें आपस में कई बार इस बात पर मत अलग हो जाते हैं कि सारा काम राजकीय कार्य हिंदी भाषा में करना चाहिए कि अंग्रेजी भाषा में। अंग्रेज जब इंडिया में आए तो वो इंग्लिश को एक कॉमन लैंग्वेज पूरे कंट्री की बनाकर चले गए। तो आज भी भले ही हिंदी हमारे देश की सबसे ज़्यादा बोलने वाली भाषा है, लेकिन फिर भी अंग्रेज़ी में बहुत से काम होते हैं, और पूरे देश को जो भाषा एक करती है वो अंग्रेज़ी, जो कि हमारी खुद की भाषा भी नहीं है। इसलिए हम भाषा को एक राजनीतिक तत्व के रूप में मानते हैं कि जिस देश में भाषा में कोई विवाद न हो उस देश में राजनीतिक एकता बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, और जिस देश में बहुत सारी भाषाएं बोली जाती हैं वहाँ राजनीतिक एकता पर और राजनीतिक प्रभुत्व पर फर्क पड़ता है। राजनीतिक भूगोल के सांस्कृतिक तत्वों में भाषा का भी महत्वपूर्ण स्थान है। भाषा वह माध्यम है जिसके द्वारा न केवल क्षेत्रीय अपितु अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में सहायता मिलती है। भाषा के द्वारा ही विचार अभिव्यक्ति संभव होती है, अतः यह राष्ट्रों में एकता अथवा विविधता का प्रमुख कारण होती है। समान भाषा क्षेत्रीय एकता का सूत्र है। दूसरी ओर अनेक भाषाओं का होना राष्ट्रीय एकता में बाधक होता है। प्रत्येक भाषा बोलने वाले अपनी भाषा की प्रगति चाहते हैं एवं उसके विकास के लिए सदैव प्रगतिशील रहते हैं। यही कारण है कि यदि एक राज्य में अनेक भाषाएं होती हैं तो उनका समन्वय अत्यंत कठिन होता है, तथा वहाँ भाषा के आधार पर अनेक विवाद उत्पन्न हो जाते हैं, जो अंततः गोत्वा राजनीतिक जटिलताओं को जन्म देते हैं। विश्व का भाषा प्रारूप अत्यधिक जटिल है। भाषाओं के राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय महत्व को समझने के लिए विश्व भाषा प्रारूप का संक्षिप्त निरूपण इस प्रकार है। तो हम विश्व की भाषाओं के प्रारूप में सबसे पहले अमेरिका की भाषाएं पढ़ रहे हैं। अमेरिका में भाषाई प्रारूप बिल्कुल साधारण है। अंग्रेजी वहाँ की एक कॉमन लैंग्वेज है और सब लोगों को वह भाषा आती है, और वही उनकी ऑफिशियल या कार्य रूप के लिए भाषा है। साधारणतः इसके कारण यहाँ के देशों को अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में सुविधा रही है। संपूर्ण अमेरिका में सामान्यतः 3 भाषाएं प्रचलित हैं, जिनमें उत्तरी भाग में अंग्रेजी, दक्षिण में स्पेनिश एवं पुर्तगीज है। संयुक्त राज्य अमेरिका मेक्सिको की सीमा इनके मध्य विभाजक स्वरूप है। यानी हम कह सकते हैं कि मेक्सिको से उत्तर में अंग्रेजी भाषा है और मेक्सिको के दक्षिण में स्पेनिश और पुर्तगीज भाषा है। इसके कुछ अपवाद भी हैं, जैसे ब्राज़ील में और चिली में जर्मन, और अर्जेंटीना में इटालियन तथा ब्रिटिश, डच व फ्रेंच गायना में क्रमशः तीनों भाषाएं बोली जाती हैं। अब हम यूरोप की भाषाओं पे आते हैं।
तो स्टूडेंट्स, आपको पता है यूरोप में बहुत डाइवर्सिटी है और बहुत सारे छोटे छोटे देश हैं, और वो सब अपनी एक विविध संस्कृति और अपनी एक विविध भाषा लेकर विविध भाषा रखते हैं। तो अमेरिका की भाषाओं में जितनी सरलता है, खासतौर से उत्तरी अमेरिकन कॉन्टिनेंट में है, उतनी सरलता भाषाओं में यूरोप में नहीं है। यूरोप में विविध भाषा प्रारूप दृष्टिगोचर होते हैं। केवल जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया एवं कुछ छोटे देश, ऑस्ट्रिया एवं कुछ छोटे देशों को छोड़कर किन्हीं 2 देशों में समान भाषा नहीं है। सब देशों में विभिन्न भाषा है। संपूर्ण यूरोप की भाषाओं को 3 भाषा समूह में विभक्त किया जा सकता है। प्रथम समूह जो है वो है जर्मनिक में अंग्रेजी, जर्मन, नॉर्वेजियन एवं स्वीडिश, ये 4 भाषाएं हैं। जो फर्स्ट समूह है उसको हम जर्मनिक कहते हैं। द्वितीय जो समूह है उसको हम रोमनिक कहते हैं। तो रोमनिक भाषा में फ्रेंच, इटालियन, कास्टिलियन और पुर्तगीज। और तृतीय जो समूह है उसको हम साल्विक कहते हैं। उसमें पोलिश, यूक्रेनियन, बेलोरशियन और रशियन सम्मिलित की जाती है। तो ये 3 मुख्य समूह हैं, और इन समूह में, हर समूह में 3-4 भाषाएं सम्मिलित की जाती हैं। तो हम देख सकते हैं कि यूरोप की भाषाओं में कितनी डाइवर्सिटी है, यानी कितनी विभिन्नता है। जर्मनिक भाषाएं उत्तर पश्चिम एवं मध्य यूरोप में, रोमनिक दक्षिणी पश्चिमी, जहाँ पे रोम है, इटली है, रोमनिक दक्षिणी पश्चिमी एवं दक्षिणी मध्य यूरोप में, तथा साल्विक पूर्वी यूरोप में प्रचलित है, यानी यूरोप का वो भाग जो रशिया से अटैच्ड है। यूरोप के अनेक देशों में भाषा की जटिलता है। स्विट्जरलैंड और बेल्जियम इसके प्रत्यक्ष उदाहरण हैं। इन दोनों देशों में 2 से अधिक भाषाएं हैं। स्विट्जरलैंड की 4 राजकीय भाषा अर्थात जर्मन, फ्रेंच, इटालियन और ग्रीको रोमन है। इन चारों भाषाओं को समान मान्यता प्राप्त है तथा उनका समान रूप से सरकारी कार्यों में प्रयोग होता है। इसी प्रकार बेल्जियम में फ्लेनिश, वालोन, फ्रेंच तथा जर्मन भाषा है। और अब हम आते हैं एशिया की भाषाओं पर। तो स्टूडेंट्स, एशिया में और भी ज़्यादा जटिलता है। एशिया में यदि हम अकेले भारतीय उपमहाद्वीप को देखें या भारत को ही देखें, तो भारत में ही इतनी सारी भाषाएं हैं कि यहाँ पर विविधता और जटिलता और ज़्यादा बढ़ जाती है। एशिया महाद्वीप में भाषाओं की इतनी विविधता एवं जटिलता है कि उनका प्रारूप निश्चित करने का प्रयत्न ही नहीं किया गया। उदाहरणार्थ, भारत तथा पाकिस्तान में 222 भिन्न भिन्न प्रकार की भाषाएं हैं। इसके अतिरिक्त अनेक बोलियां अलग हैं। इसी कारण स्वतंत्र भारत के सम्मुख भाषा की समस्या प्रमुख थी तथा आज भी वह पूर्ण रूप से सुलझ नहीं सकी है। यद्यपि हिंदी को राष्ट्रभाषा स्वीकार किया गया है, किंतु इससे संबंधित विवाद आज भी उठते रहते हैं। इंडोनेशिया में भी इसी प्रकार की व्यवस्था है। मलाया में लिंगुआ फ्रैंका को सामान्य भाषा बनाया गया है। फिलीपींस में लगभग 64 स्थानीय भाषा तथा बोलियां प्रचलित हैं, यद्यपि इंग्लिश सरकारी भाषा के रूप में प्रयुक्त की जाती है। चीन की एक भिन्न स्थिति है, अर्थात चीनी भाषा लिखित रूप में तो समान है, किंतु वहां पर भी बोलियों में या बोलने में अनेक प्रकार की भिन्नता है, यानी देयर इज अ लॉट ऑफ डाइवर्सिटी इन चाइना ऑल्सो। तो अब हम आते हैं अफ्रीका एवं ऑस्ट्रेलिया की भाषाओं पर। अफ्रीका महाद्वीप के संपूर्ण रूप से उपनिवेश रहने के कारण प्रत्येक क्षेत्र में अधिकांशतः एक से अधिक भाषा प्रचलित है। क्योंकि पूरा का पूरा अफ्रीका पहले उपनिवेशवाद के अंतर्गत था। पूरे यूरोप के अलग अलग देशों ने अफ्रीका के हर देश के ऊपर कब्जा किया हुआ था। तो वहाँ की पहले स्थानीय लोगों की भाषा, जिसको कि हम लोकल लैंग्वेज कह सकते हैं, और फिर वहाँ पर जिस देश ने वहाँ पर उपनिवेशवाद के रूप में उसको अपने अंडर रखा, उस देश की भाषा, अर्थात एक शासक देश की भाषा और दूसरी स्थानीय लोगों की भाषा। स्थानीय लोगों द्वारा आज भी स्थानीय भाषा बोली जाती है। यहाँ दोनों भाषाओं को राजकीय भाषा स्वीकार किया गया है। ऑस्ट्रेलिया की अधिकांश जनसंख्या ब्रिटिश है, अतः राजकीय भाषा इंग्लिश है। ऑस्ट्रेलिया में भाषाई विविधता नगण्य है। ऑस्ट्रेलिया, यूएसए, कनाडा, इनमें भाषाई विविधता नगण्य है। और सबसे बड़ी बात है कि ये देश ऐसे हैं जहाँ पर इंग्लिश लैंग्वेज चलती है। तो इंग्लिश तो आज पूरे विश्व की लैंग्वेज है, इसलिए इनको इंटरनेशनल और नेशनल कम्युनिकेशन में कोई प्रॉब्लम कभी भी नहीं आती है। अब हम देखते हैं अल्पसंख्यक भाषा या माइनॉरिटीज लैंग्वेज।
एक राज्य में अनेक भाषाएं प्रचलित होने पर यह स्वाभाविक है कि किसी भाषा के बोलने वालों की संख्या बहुमत में होती है। दूसरी ओर एक या एक से अधिक भाषा इस प्रकार की हो सकती है जिसको बहुत कम बोलने वाले होते हैं। इस प्रकार की भाषा को अल्पसंख्यक भाषा एवं उसके बोलने वालों को भाषाई अल्पसंख्यक के नाम से संबोधित किया जाता है, जैसा कि ऊपर स्पष्ट किया जा चुका है। प्रत्येक भाषा के लोग अपनी भाषा की सुरक्षा चाहते हैं, अतः अल्पसंख्यकों की भाषा राज्य की राजनीतिक एकता को प्रभावित करती है। अल्पसंख्यक कभी भी मेन स्ट्रीम भाषा को स्वीकार नहीं कर पाते हैं, तो वो लोग राजनीतिक एकता के अंदर वो एक बाधा बन जाती है। भाषाई अल्पसंख्यकों का स्वरूप राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय दोनों ही हो सकता है। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक राष्ट्र के प्रति वफादार होते हैं, किंतु अपनी भाषा सदैव बनाए रखना चाहते हैं। इसी कारण सरकार उनके प्रति कठोर व्यवहार नहीं रखती, क्योंकि उनके अराष्ट्रीय होने का भय रहता है। यही कारण है कि ग्रीको रोमन स्विट्जरलैंड की सरकारी भाषा में सम्मिलित की गई तथा स्कॉटलैंड में गैलिक, वेल्स में वेलिश तथा फ्रांस में ब्रेटॉन्स के प्रति सरकार का रुख सहानुभूतिपूर्ण रहा है। यदि स्टूडेंट्स गूगल पे जाएं और देखें कि भारत की जो 22 भाषाएं हैं उनके अंदर जो लेटेस्ट नई भाषाएं जो ऐड की गई हैं वो कोंकणी और सिंधी आदि हैं, तो वो भाषाएं भले ही कम लोग बोलते हैं लेकिन फिर भी उनको हमारे उसमें नेशनल मेन स्ट्रीम में शामिल करने के लिए उन भाषाओं को हमारी सरकारी भाषाओं में स्थान दिया गया है। अनेक बार भाषा के लिए संघर्ष भी हो जाता है, जैसा दक्षिण भारत में अनेक बार हुआ। सरकार का दृष्टिकोण इनके प्रति कठोर होने से यह समस्या और अधिक उग्र रूप धारण कर लेती है। अब हम आते हैं, क्योंकि आज बिल्कुल रैपिड कम्युनिकेशन का युग है, बहुत तेजी से कम्युनिकेट करते हैं। आप एक मैसेज यदि यूएस या कनाडा या ऑस्ट्रेलिया, जो कि हमारे देश से बहुत दूर हैं, उनको देना चाहते हैं, तो आप व्हाट्सएप से के द्वारा उस मैसेज को 1 मिनट के अंदर ट्रांसमिट कर सकते हैं। 20 साल पहले ये संभव नहीं था। विश्व में अत्यधिक भाषा विविधता है, यद्यपि सैद्धांतिक रूप से विश्व भाषा के पक्ष में सभी हैं, किंतु इसकी व्यवहारिकता में अत्यधिक कठिनाई है, क्योंकि सभी देश जो हैं, जैसे जो पावरफुल कंट्रीज हैं, जैसे फ्रांस है, चाइना है, वो तो यही चाहेंगे कि इंग्लिश को उतनी इम्पोर्टेंस न दी जाए, इतनी इम्पोर्टेंस न दी जाए जितनी की इंग्लिश जितनी की दी जा रही है। तो इसलिए वो लोग अपनी भाषा को प्रोपोगेट करने के लिए इंग्लिश को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। तो पूरे इंटरनेशनली एक भाषा हो, ये एक बहुत ही जटिल काम है, क्योंकि प्रत्येक देश, विशेषकर वर्तमान युग की विश्व शक्तियां, किसी दूसरे देश की भाषा को विश्व भाषा स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। संयुक्त राष्ट्र संघ जैसी विश्व संस्था भी इसमें एकरूपता लाने में असमर्थ रही है। आजकल अधिकांश अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में दुभाषियों की सहायता ली जाती है। कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि लोग अपने देश की प्रेस्टीज पॉइंट के लिए या अपने देश की के गौरव के लिए अंग्रेजी आते हुए भी अपनी देश की भाषा में ही बात करते हैं, और वहाँ पर फिर दुभाषियों की सहायता ली जाती है। विश्व भाषा का प्रश्न एक विचारणीय प्रश्न है। विश्व में अधिकतम देशों द्वारा अंतर्राष्ट्रीय व्यवहार में ली गई भाषा इंग्लिश है। इंग्लिश का सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय स्वरूप विकसित हुआ है, किंतु इसको विश्व भाषा स्वीकार करने में इतनी अधिक मत भिन्नता है कि यह प्रश्न विवाद में खो जाता है। भाषा का राजनीतिक प्रभाव। उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि विश्व में अनेक भाषाओं का प्रचलन है। विश्व में अनेक भाषाओं का होना स्वाभाविक है, किंतु एक राज्य में भाषागत विविधता से राजनीतिक एवं सांस्कृतिक गतिरोध विकसित हो जाता है। राजनीतिक भूगोल में भाषा का वह पक्ष महत्वपूर्ण है जो राज्यों की राजनीति को प्रभावित करता है। इस प्रकार के तथ्यों का संक्षिप्त विवेचन अपेक्षित है। भाषा राष्ट्र में एकता एवं पृथकता के तत्व के रूप में, एक देश की एकता के सूत्र में, एक देश को एकता के सूत्र में बांधने के लिए भाषा का पूरा योगदान होता है, बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। इससे भावात्मक एकता का सूत्रपात होता है। एक राष्ट्रीय समुदाय में समान भाषा एकता का चिन्ह है। दूसरी ओर भाषा की पृथकता विघटन को प्रोत्साहन देती है और अराजकता का कारण होती है। ब्रिटोन और कटालन भाषा के लिए हुए विवाद ने फ्रांस और स्पेन के राजनीतिक संतुलन को असंतुलित कर दिया था।
पूर्व सोवियत संघ में यूक्रेन प्रांत को मिलाते समय प्रमुख कठिनाई भाषा की आई थी, क्योंकि वहां के लोग यूक्रेनियन भाषा को रूसी भाषा के लिए छोड़ना नहीं चाहते थे। भारत में भाषा को लेकर अनेक विवाद हुए और आज भी इसके कारण अराजकता होने की संभावना बनी रहती है। कुछ देश ऐसे भी हैं जहां राष्ट्रीयता इतनी अधिक है कि वह भाषा संबंधी विवादों में नहीं पड़ते, या वहां विविध भाषाई लोगों के मध्य सामंजस्य हो गया है, जैसे स्विट्जरलैंड, डेनमार्क, नॉर्वे आदि। हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था स्विट्जरलैंड का उदाहरण, कि स्विट्जरलैंड में सिर्फ इसलिए कि आपसी मतभेद न हो, इसलिए 4 लैंग्वेजेस को उन्होंने ऑफिशियल लैंग्वेज माना है। निसंदेह एक सामान्य भाषा एक समुदाय के लोगों के विचारों और आदर्शों में एकता का शक्तिशाली सूत्र है। भाषा एक अवरोधक के रूप में, जब लोग अपनी ही भाषा को बोलना चाहें किसी भी देश में और दूसरे की भाषा के लिए सहिष्णुता न हो, तो ऐसे समय में भाषा एक अवरोध के रूप में काम करती है। भाषा में अत्यधिक असमानता अवरोध उत्पन्न करती है। भारत में एक प्रदेश का निवासी दूसरे प्रदेश में स्वयं को व्यक्त करने में असमर्थ है। जब एक समुदाय दूसरे से विचारों का आदान प्रदान नहीं कर सकता, तो उनमें सामंजस्य कल्पना का विषय है। भाषाई द्वीप कटुता के क्षेत्र, भाषाई द्वीप कटुता के क्षेत्र, लिंग्विस्टिक आइलैंड्स। भाषाई द्वीप यानी छोटे से क्षेत्र में जब एक भाषा बोली जाती है। एक देश में जब अल्पभाषी समुदाय निवास करता है, तो उनके तथा बहुभाषी लोगों के मध्य संघर्ष हो जाता है, क्योंकि अल्पसंख्या सदैव अपना अस्तित्व चाहती है। एक राष्ट्र में विदेशी भाषा का अस्तित्व अनेक बार विवाद का कारण होता है। अनेक बार सीमावर्ती क्षेत्रों की अन्य देशों के साथ भाषा की समानता हानिकारक होती है। यदि सीमा के दोनों तरफ सेम भाषा हुई, तो उनका आपस में कांटेक्ट हो जाएगा, उनका वार्तालाप हो जाएगा, और ये कभी भी 2 देशों के लिए अच्छा नहीं होता है। सीमाओं का स्थायित्व एवं भाषा। वे सीमाएं जो भाषाई समुदाय को पृथक करती हैं, उनका स्थायित्व खतरे में रहता है। पश्चिमी एवं पूर्वी जर्मनी की सीमा या भारत पाकिस्तान की सीमा एक भाषाई लोगों को अलग करती है, यानी सीमा के दोनों तरफ एक ही प्रकार की भाषा बोली जाती है, तो उन लोगों को सेपरेट करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। इस प्रकार की सीमाओं पर उस समय गतिरोध हो जाता है जब राज्य की केंद्रीय शक्ति निर्बल हो जाती है। अंत में यह कहा जा सकता है कि भाषा एक प्रमुख सांस्कृतिक तत्व है जो राज्य के राजनीतिक स्वरूप, उसकी एकता को प्रभावित करता है। सामान्य भाषा राज्य की शक्ति है तथा भाषागत विविधता राज्य को आंतरिक दृष्टि से निर्बल बनाती है। तो स्टूडेंट्स, ये था आज का टॉपिक, भाषा, जो कि एक सोशियो कल्चरल एलिमेंट है, और उसको हमने आज पढ़ा है। यदि आपको कोई प्रॉब्लम्स हो तो आप व्हाट्सएप ग्रुप पर आकर उसको डिस्कस कर सकते हैं, और मैं आपको जो असाइनमेंट दूंगी उस असाइनमेंट को करके आप मुझे दिखा सकते हैं। यदि इस पीडीएफ में आपको कोई टाइपिंग एरर्स या टाइपिंग की यदि गलतियां मिले, तो उसके लिए मैं आपसे क्षमा चाहती हूँ। तो आज के लिए स्टूडेंट्स बस इतना ही। थैंक यू एंड गुड नाइट।